नमस्कार। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 13 टू 27 वीक्स तक का होता है। इसमें कौन कौन से एंटीनेटल टेस्ट रिकमेंडेड हैं और कौन से प्रेफरेबल हैं, इस सब पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 52% से ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज में एनीमिया है। इसमें 17% से ज्यादा सीवियर एनीमिया है जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस कर सकता है। सो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नॉर्मली इसकी वैल्यू प्रेगनेंसी में वेरी करती रहती है। लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू 0.1 टू 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 0.2 टू 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट और थर्ड ट्राइमेस्टर में 0.3 टू 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लोएस्ट लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin हार्मोन रिलीज होता है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से। ये कंसेप्शन के 6-7 पे रिलीज होना शुरू हो जाता है और 60 टू 70 डेज पोस्ट प्रेगनेंसी इसका लेवल मैक्सिमम रहता है। इसके बाद ये डिक्लाइनिंग फेज में होता है। अब इस HCG की स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होती है TSH के साथ। सो थायराइड से T3 T4 ज्यादा रिलीज होता है और TSH लेवल एंटीरियर पिट्यूटरी से कम रिलीज होता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका लेवल कम होता है। इसका लेवल रेंज में रहे ये बहुत जरूरी है। थायराइड फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि फीटल थायराइड एक्सिस जो है वो 12 टू 14 वीक्स के बाद ही स्टेब्लिश होना शुरू होता है और फुल्ली फंक्शनल 80 टू 20 वीक्स तक ही होता है। सो टिल दैट टाइम जो फीटस है उसको मैटरनल थायराइड पे डिपेंड रहना पड़ता है और थायराइड जो है वो स्पेशली फीटल ब्रेन नर्वस टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकन एंडोक्राइन सोसाइटी के हिसाब से TSH का लेवल 2.5 के नीचे टारगेट रहता है। अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो 6 वीकली इसका चेकअप करवाना जरूरी होता है TSH लेवल, और अगर मेडिसिन चेंज करी हो तो प्रेफरेबली 4 वीक्स के बाद इसको रिपीट कराने की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो है DIPSI, दैट इज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी। ये टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, इकोनॉमिकल है, डुएबल है। इस टेस्ट के बेसिस पे हम स्क्रीनिंग करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज को। सो फास्टिंग की जरूरत नहीं होती। 75% ग्लूकोज 250 मिलीलीटर वाटर के साथ पेशेंट को दिया जाता है विद इन 15 मिनट्स को दिया जाता है, और एक्जैक्टली 2 आवर्स के बाद वीनस ब्लड लेते हैं और उसमें प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल देखा जाता है। प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसके लिए फर्दर कंफर्मेशन की जाती है। ग्लूकोज का टेस्ट होता है, 6 पॉइंट ग्लूकोज होता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होती है, और अगर ये वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो ये ओवर डायबिटीज है। वैल्यू अगर 120 टू 139 मिलीग्राम के बीच की है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता है इसे। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो यूरिन डिपस्टिक्स। ये अगेन एक सिंपल टेस्ट है, इकोनॉमिकल टेस्ट है, डुएबल टेस्ट है और सेमी क्वांटिटेटिव है। हालांकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन ये बहुत सारी सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लैम्सिया, इन्फेक्शंस को फ्लैग करने में हमारी हेल्प करता है। प्रीक्लैम्सिया में जैसे हम जानते हैं कि PAH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 140/90 एटलीस्ट 2 रीडिंग्स ऑफ 4 आवर्स अपार्ट हो, प्लस अगर प्रोटीन्स डिपस्टिक्स से आते हैं तो हम इसे प्रीक्लैम्सिया का सोचते हैं। इसी तरह से इन्फेक्शंस का इंडिकेशन मिल सकता है। इसमें नाइट्राइट पॉजिटिव हो, जो नाइट्रेट यूरिन के अंदर नाइट्रेट होता है, इसकी कन्वर्शन कोलिफॉर्म्स जो इकोलाई स्पेशली जो बैक्टीरिया है वो करता है इनटू नाइट्राइट। सो लिपस्टिक से अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये इंडिकेटर है इन्फेक्शन का। इसी तरह से अगर ल्यूकोसाइट्स पॉजिटिव आते हैं तो इन्फेक्शन का इंडिकेटर है। तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यूरिन कल्चर करवाते हैं।
इसी तरह से शुगर अगर पॉजिटिव है तो जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एनॉमली स्कैन। मिड प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं, लेवल 2 स्कैन बोल सकते हैं, टीफा स्कैन बोला जाता है, एनाटॉमी स्कैन, ये सब सेम है। 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में करते हैं। इसमें हम फीटस को डिटेल में एनालाइज करते हैं, इसके हर पार्ट को देखा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जाता है और पर्पस रहता है कि किसी भी तरह की कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ना हो, टाइमली स्क्रीन करके डिटेक्ट की जा सके। डिटेक्ट करने के बाद अगर ये पेट के अंदर ट्रीटेबल है तो ट्रीट की जा सके, टर्मिनेशन की अगर जरूरत है तो टाइमली टर्मिनेट की जा सके। इसीलिए 18 to 22 वीक्स किया जाता है, क्योंकि जैसे इंडियन एमटीपी एक्ट के हिसाब से 24 वीक्स तक हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल बोर्ड की हेल्प से, जिसमें 3 मेंबर रहते हैं, वो की जा सकती है। सो टाइमली टर्मिनेशन जो है वो की जा सके, सो इसलिए एनॉमली स्कैन किया जाता है। कुछ कंडीशंस कंपैटिबल विद लाइफ होते हैं कंजेनिटल ऑर्गन्स, सो ये भी इससे हम देख सकते हैं। डिटेल में एनालिसिस करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स का और देखा जा सकेगा कि कोई भी कंजेनिटल टाइमली डिटेक्ट की जा सके। क्वाड्रुपल टेस्ट ये 15 to 20 वीक्स के बीच में किया जाता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एनॉमलीज, जैसे ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स ट्राइसोमी 18, बर्थ डिफेक्ट्स जैसे न्यूरो2 डिफेक्ट्स, स्पाइनल डिफेक्ट और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, गैस्ट्रोपाइसिस। इसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। HCG प्लेसेंटा से जो निकलता है, इनहिबिन ए प्लेसेंटा से रिलीज होता है, अनकंजुगेटेड हिस्ट्री फीटस लीवर से प्लस प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और अल्फा प्रोटीन ये बेबी के लीवर से रिलीज होता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम टारगेट स्कैन करते हैं, कोरियोटिक इंडेक्स करते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस करते हैं और NIPT टेस्ट करते हैं। NIPT एक प्रेफरेबल टेस्ट है और इंडिया में तो ये 2012 से स्टार्ट है। फर्स्ट टाइम 2011 में प्रोफेसर डेनिस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। अभी काफी पॉपुलर है ये अमंगस्ट प्रेग्नेंट लेडीज। सो इंडिकेशन इसकी रहती है एज मोर देन 35 इयर्स, अगर पेशेंट का डिजायर है तो करवा सकते हैं। प्रीवियस अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है तो किया जा सकता है, और प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है, जैसे क्वाड्रुपल पॉजिटिव है, अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग्स जो है तो उसको फर्दर किया जा सकता है। वैसे तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 99% है, सेफ है, नॉन इन्वेसिव है, नुकसान नहीं होने का। और इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि चूंकि इसकी एक्यूरेसी 99% है और हमारी जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें क्रोमोसोमल मेजर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज 4.5 to 5% per 1000 है, लाइक न्यूबॉर्न। सो वैसे केसेस में ये एक फर्स्ट टेस्ट, नॉन इन्वेसिव टेस्ट प्रूव हो सकता है फॉर कम्बाटिंग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। और इसमें इंडिकेशंस जैसे मैंने बता दी, और बेसिक जो मैकेनिज्म होता है इसका, इसमें सर्कुलेटिंग फ्री डीएनए जो फीटस के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली प्लेसेंटा से सेल्स होते हैं, और ये मैटरनल ब्लड में, मैटरनल ब्लड लेते हैं तो उसमें सर्कुलेटिंग फ्री डीएनए जो फीटल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली ये आफ्टर 10 वीक्स 10 to 20% जो मैटरनल ब्लड है इसमें फ्री डीएनए, सर्कुलेटिंग फ्री डीएनए फीटल होता है। सो इसको हम एनालाइज करके बच्चे का जो कोई भी किसी तरह का स्पेसिफिक, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से डाउन सिंड्रोम 21, ट्राइसोमी एडवर्ड्स 18, ट्राइसोमी 13 डाउन सिंड्रोम, तो ये देखा जा सकता है इसमें। 10 वीक्स के बाद जनरली हम कर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट सर्कुलेटिंग फ्री डीएनए होता है। सो एक अर्ली टेस्ट है एज फार एज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी डिटेक्शन इज कंसर्न्ड।
एक लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, और सभी क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को नहीं कर सकता। बर्थ डिफेक्ट्स जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, हार्ट डिजीज है, हार्ट की एब्नॉर्मलिटीज है, मालफॉर्मेशंस हैं, उनको नहीं कर सकता। न्यूरोडिफेक्ट्स नहीं कर सकता। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स में ये जो सिंपल जो बेसिक एनआईपीटी है ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें एक्सटेंडेड एनआईपीटी किया जा सकता है। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस ये केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कन्फाइंड प्लेसेंटल मोसिस, ये 1 to 2% ऑफ द केसेस में प्लेसेंटा डिफेक्टिव होता है। सो प्लेसेंटल सेल और फीटल सेल का साइटोजेनेटिक वेरिएशन रहती है। सो प्लेसेंटा इज एट फॉल्ट, तो फीटस का ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, तो इस केस में ये इफेक्टिव नहीं। और फाइनली मैटरनल, अगर सपोज कैंसर पेशेंट है, स्टेम सेल थेरेपी ले रहा है, इम्यूनोथेरेपी विद इन 1 ईयर ली है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 3 मंथ्स के अंदर लिया हुआ है, ट्विंस हैं, तो वैसे केसेस में या मदर ट्राइसोमी 13, 18 या 21 से इफेक्टिव है, तो वैसे केसेस में एनआईपीटी जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। फीटल इको एक प्रेफरेबल टेस्ट है, इसमें हम फीटस के हार्ट का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, उसकी फॉर्मेशन और चैम्बर्स को देखा जाता है, वाल्व्स का एक्टिविटी देखी जाती है, ब्लड फ्लो किस तरह से है, ये सब एनालाइज किया जाता है। नॉर्मली हम 18 to 24 मिनट्स के अंदर करते हैं। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर ये एक प्रेफरेबल टेस्ट है। नॉर्मली दोनों यूट्राइन आर्टरीज यूट्रस को सप्लाई करती हैं और इसके डॉपलर्स के बेसिस पे हम प्लेसेंटा के मैटरनल पार्ट का ब्लड फ्लो किस तरह से है ये हम एनालाइज करते हैं। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होती है, इसमें हम 2 पैरामीटर्स देखते हैं, RI रेजिस्टेंस इंडेक्स और पल्स-पेरिटी इंडेक्स, और साथ में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। PSP जो है जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस करती है ये वेलोसिटी बढ़ती है और RI और PI रिड्यूस होता है। लेकिन अगर डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन है, मतलब कि ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन स्पाइरल आर्टरीज में नहीं है, तो स्पाइरल आर्टरीज में रेजिस्टेंस अगर है तो RI-PI बड़ा रहेगा। सो वैसे केस में, और दूसरा जो है जो अर्ली डिप नजर आता है, जो नॉर्मल ही काउंट होता है, अगर ये 24 वीक्स के बाद डायस्टोलिक नॉच होती है, जहाँ RI-PI वैल्यू हाईएस्ट होती है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी कम होती है, तो वैसे केसेस में ये प्रोग्नोस्टिक होता है फॉर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्रीक्लेम्सी। सो ये क्वाइट हेल्पफुल टेस्ट है। इसी तरह से 3D 4D स्कैन्स, 4D में 3D प्लस मोशन रहती है, सो इसमें हम क्लियर विजुअलाइज फीटल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। स्पेशली हेल्पफुल है जैसे लिम्ब डिफेक्ट्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट है, और इससे एक स्पेशल इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प मिलती है। जब पेरेंट्स को हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना चाहें तो 2D में इस तरह से क्लियर पिक्चर्स नहीं होती, सो एक रियलिस्टिक